एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्स आपका पोलैंड का वर्क वीज़ा डिले या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है एम्बेसी। क्योंकि अगर इसमें जो चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग हैं तो उनकी वजह से आपका रिजेक्शन आ सकता है। तो क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं वर्क परमिट आने के बाद एंड उससे पहले भी ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं करते, उनको लगता है कि वर्क परमिट आएगा अगर तो लाइक 1 ईयर का आएगा या फिर 3 इयर्स का आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये 1 ईयर या फिर 3 इयर्स का जो वर्क परमिट है उनको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए दिया गया है। बट ये आप लोगों की मिस्टेक है, उन कैंडिडेट्स की मिस्टेक है जिसकी वजह से उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है। वर्क परमिट आने से पहले ही आपको चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, लेकिन टाइम टू टाइम आपको रेडी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी देन आफ्टर बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स को पहले रेडी कर लेते हैं, लाइक पीसीसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने का भी एक टाइमलाइन है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी, पूरा फुल चेकलिस्ट बताऊंगी कि किस टाइम पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। एंड जिन लोगों को मिस्टेक है कि ये 1 ईयर एंड 3 इयर्स की प्रिपरेशन के लिए दिया गया आपको, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस चीज को आप ध्यान से सुनिए, फुल वीडियो वॉच कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको कब कौन सा डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। इस वीडियो में कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगी, आपको पीसीसी कब लेना है, आपको अपोस्टाइल कौन से डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, कैसे आपको बैंक स्टेटमेंट रेडी करना है, देन आफ्टर आपको कोड 10 रिजेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका वर्क परमिट। आपका वर्क परमिट ऑथेंटिक है या नहीं, इसको कैसे चेक करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया है कि किस तरह से आप अपने वर्क परमिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। तो अगर आपका वर्क परमिट ऑथेंटिक नहीं होगा तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे नहीं जाएगा। तो आपका वर्क परमिट मेक श्योर कीजिएगा कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको ओरिजिनल वर्क परमिट इशू किया है एंड आपके पासपोर्ट की डिटेल से आपके वर्क परमिट की डिटेल्स मैच करनी चाहिए। तो ये इस ऑथेंटिसिटी का आपको ध्यान रखना है कि आपका वर्क परमिट ऑथेंटिक है या नहीं। सारे उसमें जो डिटेल्स मेंशन किए गए हैं वो आपके पासपोर्ट की डिटेल से मैच करता है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका पीसीसी। पीसीसी को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि पीसीसी आपको कब बनवाना है, पीसीसी आपको देना है या नहीं, क्योंकि आपके चेकलिस्ट में ये ऑप्शनल में लिखा गया है, ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगर आप पीसीसी सबमिट करते हैं तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो पीसीसी आपको कब लेना है, लाइक अगर आप अपने एम्प्लॉयर से रिव्यू लेते हैं कि आपका वर्क परमिट आने में कितना टाइम और लगने वाला है, लाइक अगर 15 डेज का टाइम रह गया है वर्क परमिट आने में, तो उससे पहले आप पीसीसी अप्लाई कर दीजिए ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए, क्योंकि आपको अपडेटेड पीसीसी ही लगानी है, एक्सपायर पीसीसी आपको नहीं सबमिट करनी है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। अगर आपका पीसीसी एक्सपायर हो गया है तो आप अपने पीसीसी को फिर से रिन्यू कीजिए, पीसीसी को फिर से बनवाइए, उसके बाद आप अपने वर्क वीजा एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको सबमिट कीजिए। क्योंकि पीसीसी की वैलिडिटी लिमिटेड होती है, इसलिए एम्बेसी सबमिशन के अकॉर्डिंग टाइमिंग प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो जाती है तो उसके आप सबमिट नहीं कर सकते। अब आता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो कि आपका ये भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप पॉइंट नंबर 6 पे देख सकते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रूविंग प्रोफेशनल स्किल्स, कॉपीज एंड ओरिजिनल, लीगलाइज अटेस्ट एंड अपोस्टाइल बाय MEA, ये आपके पॉइंट नंबर 6.5 में दिया गया है। आपका एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो कि लीगलाइज होना चाहिए। इसमें आप जनरली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी होना चाहिए, लाइक अगर आपने 10th पास किया है तो 10th की आपकी मार्कशीट चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट चाहिए अगर आपके पास है तो। ऐसा नहीं है कि आपने 12th नहीं किया है, 10th नहीं किया है तो आप कहीं से फेक डॉक्यूमेंट या फिर फेक मार्कशीट आप बनवा लें एंड उसको आप सबमिट करें। ये सब नहीं करना है, क्योंकि वो MEA से वेरीफाई नहीं होगा। आपके पास डिप्लोमा है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, उनकी मार्कशीट है, उनका सर्टिफिकेट है जो MEA से अपोस्टाइल हो जाए, अटेस्ट हो जाए, तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन हैं, कंप्लीट हैं, तो ही आप सबमिट कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट वेयर हाउस या फिर हेल्पर जॉब्स के लिए एप्लीकेशन करते हैं, बट उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं होता। अगर उनके पास है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स इस टाइप के हैं तो वो लोग सबमिट कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता। लाइक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एंड उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं 10th पास हूँ, 9th पास हूँ, या फिर मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए।
उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना। आपके पास जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स है, उनको ही आपको सबमिट करना है। फेक डॉक्यूमेंट्स आपको कभी भी सबमिट नहीं करना है। अगर आप स्किल्ड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेटर हैं, मशीन ऑपरेटर हैं, फोकलिफ्ट ड्राइवर हैं, स्पेसिफिक स्किल रोल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस लेटर में भी आपसे मांगा जा सकता है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, बट ये एक स्किल्ड रोल है। आप स्किल्ड रोल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हायर डिग्री होनी चाहिए। स्किल्ड रोल का मतलब है कि आपने किसी एक सेक्टर में स्पेसिफिकली आपने उसमें एक्सपीरियंस लिया है, इसका मतलब होता है स्किल्ड रोल। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना होता है एम्बेसी को। एंड एम्प्लॉयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर आपसे कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करता है। बट अगर आप फ्रेशर हैं एंड वेयर हाउस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में एम्प्लॉयर की डिमांड डिफरेंट हो सकती है। ये हर केस में सेम नहीं होता, एम्प्लॉयर की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। उस केस में अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, किसी भी सेक्टर में आपने काम किया है एंड वेयर हाउस जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिफरेंट हो सकता है। हर केस में ये सेम नहीं होता है। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग अपोस्टाइल को लेकर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करवाने हैं, अपोस्टाइल करवाने हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। आपको HRD करवाना है या फिर आपको अटेस्ट करवाना है या फिर आपको अपोस्टाइल करवाना है, ये सब डिफरेंट है। सबसे पहली बात, आपके चेकलिस्ट में मेंशन है प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके लीगलाइज होना चाहिए। ये लीगलाइज कहाँ से होगा, ये डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज कैसे होंगे? सबसे पहले तो अटेस्ट आपको कराना है, तो अटेस्ट आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। एंड अगर आपको अपोस्टाइल कराना है तो अपोस्टाइल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको MEA बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो MEA से आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होते हैं, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मेरे पास 8th का मार्कशीट है, 9th का मार्कशीट है, तो क्या वो अपोस्टाइल कराना है? सबसे पहली बात ये समझिए कि क्या आपके पास 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट आपके नहीं बनते हैं। आपके सर्टिफिकेट बनेंगे 10th के मार्कशीट के, उसके बाद बनता है बोर्ड का सर्टिफिकेट बनता है, 12th का बनता है, ग्रेजुएशन का बनता है, आपने किसी सेक्टर में डिप्लोमा किया है उनका सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट का अपोस्टाइल कराना है, सब सर्टिफिकेट को लीगलाइज कराना है। तो ध्यान रखिए, कोई किसी भी स्टैंडर्ड का, लाइक किसी ने 5th स्टैंडर्ड क्रॉस किया है, 4th किया है, 6th किया है, 7th किया है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल या अटेस्ट नहीं होते हैं। बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की, जो कि आपके चेकलिस्ट में मेंशन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए और आपको इसको देना होता है एम्बेसी को। बैंक स्टेटमेंट आप कैसे रेडी करेंगे? जब भी आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आ जाती है, उससे 1 वीक पहले आप अपने बैंक स्टेटमेंट को रेडी कर सकते हैं। उसमें ध्यान रखना है आपको कि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी हैवी डिपॉजिट नहीं करना है, क्योंकि एक कैंडिडेट ने ये गलती कर दी है। 24 आवर्स पहले उन्होंने हैवी अमाउंट डिपॉजिट किया है, जो कि स्टेटमेंट में मेंशन हो चुका है। स्टेटमेंट में शो करता है ये सब कुछ कि आपने कब डिपॉजिट किया है। ये स्टेटमेंट जाता है एम्बेसी को, तो उसमें शो करता है कि आपने इस टाइम पर इस डेट को इतना अमाउंट डिपॉजिट किया है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मैं हमेशा आपको ये गाइड करती हूँ कि कभी भी आपको हैवी डिपॉजिट नहीं करना है अपने अकाउंट में। रिसेंटली आपको इसका 3 मंथ्स का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट बना करके देना होता है। 3 मंथ्स का मतलब होता है कि वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले आपके जो भी अकाउंट में है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन वाले स्टेटमेंट ही आपको रेडी करने हैं। अगर आप स्पॉन्सर का डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ये गलती कर दें, आपके स्पॉन्सरशिप जो आपको दे रहे हैं, लाइक आपके पेरेंट्स का स्पॉन्सरशिप आप ले रहे हैं, उसमें भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। कोई भी हैवी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है, वो नेचुरल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ही स्टेटमेंट उसमें लगाना है। कोई भी फेक ट्रांजैक्शन या फिर एडिटेड स्टेटमेंट का यूज नहीं करना है। लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसमें कि ना तो बैंक का स्टैंप होता है ना तो बैंक का सिग्नेचर होता है। तो बैंक स्टेटमेंट रेडी करने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। जब भी आप स्टेटमेंट बनवाएं, आपके पास बैंक का प्रॉपर स्टैंप एंड सिग्नेचर होना चाहिए, विथ सील होकर के आना चाहिए आपका स्टेटमेंट। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका वीजा अप्रूव नहीं होगा, वीजा अप्रूव होता है। तो बस डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली, यहाँ की पोलैंड का जो स्ट्रिक्ट रूल है उस स्ट्रिक्ट रूल को आपको फॉलो करना होगा। बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की, जिनको आपको अवॉइड करना है। फर्स्ट है आपका पासपोर्ट डिटेल्स मिसमैच। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स पासपोर्ट के डिटेल्स से मैच नहीं करते हैं तो उस टाइम पर आपको रिजेक्शन आ सकते हैं। ये सारे रिजेक्शन किसी भी वजह से आ सकते हैं।
जो कि 10 नंबर रिजेक्शन आपको दिया जाता है, तो किसी भी वजह से आपको ये रिजेक्शन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पर्पस ऑफ स्टे आपका प्रूफ नहीं हो रहा है तो इस वजह से रिजेक्शन है। 10 नंबर रिजेक्शन आपको किसी भी वजह से आ सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका इनकम्प्लीट है, मिसमैच है, तो किसी भी वजह से आपको 10 नंबर रिजेक्शन आ सकता है। सेकेंड है आपके नेम एंड स्पेलिंग डिफरेंस। लाइक आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने नेम की स्पेलिंग या सरनेम की स्पेलिंग डिफरेंट कर दी है, आपके पासपोर्ट में स्पेलिंग डिफरेंट है, उस केस में भी आपका रिजेक्शन आता है, क्योंकि छोटी बारीकी से वो लोग चेक करते हैं आपकी मिस्टेक। ये मेरे साथ हो चुका है, मेरे सरनेम से मेरे पासपोर्ट की डिटेल से मैच नहीं कर रहा था, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो मेरा भी रिजेक्शन आ चुका था। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, अपने पासपोर्ट के नेम की स्पेलिंग जरूर चेक कीजिए। सरनेम की स्पेलिंग में मोस्टली लोग मिस्टेक कर देते हैं। अब आता है इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस लेटर। लाइक आपके पास एक्सपीरियंस है एंड एक्सपीरियंस लेटर आप सबमिट कर रहे हैं, वो इनकम्प्लीट है, उसकी वजह से भी रिजेक्शन आता है। जो अप्रूव नहीं होता है उनकी बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद आता है मिसिंग नोटराइज डॉक्यूमेंट्स। अगर रिक्वायर्ड है एंड आपके नोटराइज डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं तो इसकी वजह से रिजेक्शन आता है। रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट को जिस तरह से मैंने बताया है कि किस तरह से आपका बैंक स्टेटमेंट रेडी होना चाहिए, वो परफेक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से भी रिजेक्शन आता है, क्योंकि एम्बेसी को ये पता चल जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फेक है। किसी भी फेक डॉक्यूमेंट्स का आप यूज मत कीजिए, प्रॉपर अपने ही डॉक्यूमेंट्स का यूज करना है एंड नेचुरल डॉक्यूमेंट्स आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सबमिट करना है तो किसी भी तरह से बस डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट कर दिए एंड आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वीजा प्रोसेस को डिले एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वर्क परमिट आने से 15 डेज पहले आप रेडी करना शुरू कर दीजिए। एक केस मेरे पास आया है कि एक मेरे कैंडिडेट ने एजेंट के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस कराया है एंड एजेंट ने उनको कुछ भी नहीं बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, कंपनी की तरफ से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, एंड उनको वर्क परमिट आने में 6 मंथ्स का टाइम ओवर हो चुका है। तो ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास जब भी आपका वर्क परमिट आता है उसमें मेंशन होता है आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी 1 ईयर एंड या फिर 3 इयर्स की है। तो ये आपको वर्क करने की वैलिडिटी होती है। आपको सिर्फ वर्क परमिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने का टाइम 91 डेज होता है। 91 डेज के अंदर आपको वीजा प्रोसेस का टोटल वर्क कंप्लीट करना होता है। तो उनके पास अभी तक ये वर्क परमिट अवेलेबल है जो कि एक्सपायर हो चुका है। उनके एजेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अब वो अगर इस वर्क परमिट से एप्लीकेशन करते हैं तो 100% का रिजेक्शन तय है। जितने भी लोग पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रहे हैं, वर्क परमिट आने से पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स की फाइल को कंप्लीट रखिए, ताकि जब भी वर्क परमिट आए जितनी जल्दी हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए, एप्लीकेशन कीजिए, अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए। और 91 डेज का टाइम कम नहीं होता है, काफ़ी टाइम होता है। तो 91 डेज के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन बनता है एंड इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए पोलैंड अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।